हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग जीके जीएस की पहली क्लास करने जा रहे हैं और हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चंस के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट बुक लेकर के बैठे ताकि आप हर इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते जाएं। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे सवाल बन सकते हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अगर सेशन अच्छी लगे या क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, शुरू करते हैं। बीपीएससी का जो पैटर्न है दोस्तों, 1 to 5 के लिए 120 क्वेश्चंस जीके जीएससी होता है और उसके बाद 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं और हम लोग क्लास ऐसे करने वाले हैं जो ऑल क्लासेस के लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, करंट, उसके बाद साइंस का पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये सारा ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, हर क्लास को अच्छी तरह देखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ताकि आगे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, भूस्थिर उपग्रह घूमता है। ऑप्शन है एट एनी हाइट अबव द पोल्स, पोल्स के किसी भी हाइट पे, ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, एट फिक्स हाइट स्थिर ऊंचाई पर, एट हाइट डिपेंडिंग ऑन द मास उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन होंगे दोस्तों? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते किसको है। दोस्तों, सैटेलाइट वो मशीनें होती हैं जो स्पेस की तरफ हम लॉन्च करते हैं कुछ इवेंट्स को स्टडी करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए, वेदर कंडीशन प्रिडिक्ट करने के लिए और जो हमारा प्लैनेट है उसके आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए, आउटर यूनिवर्स को भी स्टडी करने के लिए हम सैटेलाइट भेजते हैं। These are some satellites which have a temporary orbit. ये ऑर्बिट होता है और are at a fixed point with respect to the earth. ये जो सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ के हिसाब से फिक्स पॉइंट पे होता है ताकि जिस तरफ भी अर्थ घूमे उसी जिस जिस स्पीड के साथ अर्थ घूमता है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी घूमता रहता है। और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, रेडियो सिस्टम्स के लिए, क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर नाउन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो डेफिनेशन है वो एक ऐसा सैटेलाइट है जो फिक्स पॉइंट पे स्पेस में दिखता है। इट अपीयर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये जो ना अर्थ के सरफेस से भी दिखता है। दे आर इन अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट मूविंग इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ये भी जैसे हमारे अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में, वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी वही 24 घंटे लगते हैं। इस क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने कोई इस सैटेलाइट भेजा है स्पेस में तो वो इंडिया के हिसाब से फिक्स करेगा ना। तो इंडिया जैसे जैसे इंडिया घूमेगा, अर्थ के हिसाब से घूमेगा, वैसे वैसे वो भी सैटेलाइट घूमता रहता है।
इसका जो हाइट होता है, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अराउंड 35,786 किलोमीटर, ये ऊंचाई पे है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट पे है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स एट अ फिक्स्ड हाइट, इसकी हाइट फिक्स्ड होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दी थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर, यानी जब बारिश के दिनों में बहुत ही गरज वाली जो बारिश होती है उसे थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, उसमें सेफ क्या होता है? कैरी एन ओपन अम्ब्रेला, क्या एक ओपन छाता, खुली छतरी लेकर चलना क्या सही है? टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, शेल्टर लेना। स्टैंड इन ओपन फील्ड, खुली जगह में खड़े रहना। मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो क्या क्या सही है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, टेक शेल्टर अंडर द शॉर्ट ट्री। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर से आप अपने आप को एग्जाम्पल ले लीजिए कि ऊपर बहुत ही हाइट से अगर आप गिरने लगे, फ्रीली आप गिरिएगा विदाउट एनी पैराशूट, तो आपका एनर्जी कैसा रहेगा? डिक्रीजेस, क्या कम होगी, घटती रहेगी? इंक्रीजेस, या आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी? या रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहेगी? या मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? दोस्तों सी ऑप्शन सही है। आप जब भी फ्रीली ऊपर से गिरेंगे, कोई भी बॉडी अगर ऊपर से गिरती है, फ्रीली गिरती है, देन इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी स्थिर रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड। अगर कोई बंदा है वो अपनी आंख अगर डोनेट कर देता है तो पूरी आंख उसकी ट्रांसप्लांट के लायक नहीं होती, उसका कुछ ही पार्ट जो है ना ट्रांसप्लांट के लायक होती है। तो कौन सा नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो उसका कौन सा हिस्सा है? लेंस है, कॉर्निया है, या पूरी आंख है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव, क्या है? तो दोस्तों इसकी जो आंख की जो कॉर्निया पार्ट है ये ट्रांसप्लांटेड है, इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? थियामिन, कोबालामिन, या नियासिन, या वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है कोबालामिन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 कोबालामिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर? विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, टर्मरिक, हल्दी, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? विनेगर, टर्मरिक। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो टर्मरिक है, हल्दी है। हल्दी है एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर टर्मरिक है, टर्मरिक। आगे बढ़ते हैं। When the soil is too basic, plants do not grow in it. To improve the equality, what must be added to the soil? अच्छा, जब सोल बेसिक हो जाता है तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं होता है, पेड़ नहीं उगते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है या मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए क्या ऐड किया जाना चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, क्विक लाइम, बिना बूझा चूना, और क्लेमाइन सॉल्यूशन, क्लेमाइन का घोल, क्या ऐड करना चाहिए ताकि जो है ना ये मिट्टी की जो क्वालिटी है वह इंप्रूव हो जाए और उस पे प्लांट उगने लगे? दोस्तों ऑप्शन ए
ऑर्गेनिक मैटर आपको ऐड करना चाहिए। जब मिट्टी की क्वालिटी घट जाती है, बेसिक हो जाती है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए वह पहले मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करना होता है, और उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ ऐड करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन से लाइट्स जो है ना वेव्स लाइट बोले जाते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? लाइट वेव्स किसको बोलते हैं दोस्तों? इसमें ट्रांसवर्स वेव्स को भी लाइट वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी लाइट वेव्स बोलते हैं। इसलिए ए और बी, ए एंड बी आर करेक्ट। तो सिर्फ ए रॉन्ग है, सिर्फ बी भी रॉन्ग है, सिर्फ सी भी रॉन्ग है, ए एंड बी दोनों है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 GB 1 GB इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB। दोस्तों ये तो जीबी के बारे में बोल रहा है, तो जीबी तो नहीं होगा, केबी है या एमबी है। जो भी जीगा जो बाइट 1 GB या 1 GB जो होता है, पहले हम एमबी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1024 MB ही इसका सही ऑप्शन है। 1024 MB ये 1 GB होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What does the cell usually use to produce energy? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है? ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका आमतौर पर किस चीज का इस्तेमाल करता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ग्लूकोज, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका सेल है यूजुअली ग्लूकोज यूज करता है, इसी वजह से बी ऑप्शन सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर? आपका मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं? ब्लड प्रेशर को ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी की तरफ बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम, या सी पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम। दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है उसको जो कंट्रोल करता है मस्तिष्क का, वो सी ऑप्शन है, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम ये कंट्रोल करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये रशिया के साथ हुआ? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? रशिया है, ब्रिटेन है, या ब्राजील के साथ, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या एक से दो कंट्री के साथ, या नन ऑफ द अबव? किसके साथ हुआ है? तो दोस्तों ब्रिटेन के साथ इंडिया ने जीरो नेट इनोवेशन वर्चुअल सेंटर एस्टैब्लिश किया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमपीज इन द न्यूली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? 888, 1272, 1326 कौन सा है? दोस्तों जो न्यूली इनॉग्रेटेड जो भारत की नव उद्घाटित संसद है में सांसदों के लिए जो कुल सीटें हैं वो 1272 है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
has been launched by the Indian government for farmers insurance claim। दो चीजें हैं, फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कुशल प्लेटफॉर्म, गेन प्लेटफॉर्म, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों? जो इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि किसान अपने इंश्योरेंस की क्लेम कर सके, यहीं से क्लेम कर सके। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the head of Moon to Mars program of NASA? नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है उसका हेड कौन अपॉइंट किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिया को, सुमित क्षत्रिया को, के सिवान को, मोर ऑफ द एबव? तो एक ही हेड होगा तो इसलिए डी ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। इसके लिए अमित क्षत्रिया को मून टू मार्स प्रोग्राम का हेड अपॉइंट किया गया था नासा का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दी बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022, दी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टिंग लिकर will be released by paying what % of their insurance cover as penalty। अगर जो द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 है, 2022 में पास हुआ था, उसके मुताबिक अगर कोई गाड़ी शराब ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़ी जाए तो उसको छोड़ने का क्या तरीका है? वो ये है, उसका छोड़ने का तरीका ये है कि उसका जो इंश्योरेंस कवर है, उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस कवर है उसका कुछ परसेंटेज पे करना होगा थाने वाले को, और फिर वो जो ना गाड़ी छूट जाएगी। तो कितना परसेंट वो इंश्योरेंस पे करेगा, ताकि इंश्योरेंस का कितना परसेंट पे करेगा तो उसकी गाड़ी जो ना रिलीज कर दी जाएगी या छोड़ दी जाएगी? क्या 30%, 50%, 10%? तो कितना परसेंट? तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन सही है, 10% of the insurance cover। इंश्योरेंस कवर तो 10% देगा और उसकी गाड़ी छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Which country has manufactured the passenger plane C919 to compete Airbus and Boeing? India, China, Britain, more than one of the above या none of the above? कौन सी कंट्री? इंडिया तो नहीं हो सकता, ब्रिटेन या चाइना? दोस्तों ऐसा काम लगता है कि चाइना ही कर पाएगा, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है आपका। चीन ने ही पैसेंजर प्लेन C919 का मैन्युफैक्चर किया है टू कम्पीट एयरबस एंड बोइंग। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिराज सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कीर्तिराज सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कीर्तिराज सिंह किस स्पोर्ट्स से कीर्तिराज का संबंध किस स्पोर्ट से है? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, क्रिकेट? कीर्तिराज सिंह क्रिकेट से तो नहीं है, बैडमिंटन से भी नहीं है, तो वेट लिफ्टिंग से है। आगे बढ़ते हैं। According to the Industrial Development Ranking 2022 released by the Bihar Industries Department, which district has topped? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग 2022 के हिसाब से जो रैंकिंग रिलीज की है बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? सीवान टॉप किया है, गया टॉप किया है, दरभंगा टॉप किया है? दरभंगा, गया या सीवान? तो दोस्तों इस रैंकिंग में सीवान टॉप किया है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कोर्ट इनमें से क्या इशू कर सकता है? कौन सा इशू कर सकता है? डिक्री, रिट, ऑर्डिनेंस? दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिक्री किसे कहते हैं, रिट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। डिक्री, इन सिंपल टर्म्स, अ डिक्री इज द कोर्ट्स डिसीजन, ये डिक्री कोर्ट का ही डिसीजन होता है, ऑन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिविल डिस्प्यूट।
सिविल डिस्प्यूट में जो पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं उसकी राइट्स के लिए कोर्ट का एक डिसीजन होता है, उसे डिक्री कहते हैं। इट इज फॉर्मल रिटन डिक्लेरेशन दैट रिजॉल्व द इश्यूज प्रेजेंटेड इन द केस। ये जो केस के अंदर इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का एक डिक्लेरेशन है, रिटन डिक्लेरेशन है, तो इसे डिक्री बोलते हैं। ये कोर्ट का ही डिसीजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए क्या और कर सकते हैं, तो ये डिक्री तो नहीं है, ये फंडामेंटल राइट को बल्कि ये सिविल कोर्ट में सिविल इशू या सिविल डिस्प्यूट में जो इशू रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो डिक्री होता है। रिट is a written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. आर्टिकल 2 ये एक रिटन ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट रिटन ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो रेमेडीज बताते हैं, उसमें मेंशन होता है। रेमेडीज का मतलब होता है कि पॉइंटर्स होते हैं फॉर इंडियन सिटीजन के लिए जब उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। जब भी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर आ सकता है, उसमें ये लिखा होगा कि कैसे हम जो है ना उस फंडामेंटल राइट्स को उस सिटीजन के लिए इन्फोर्स कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। Article 32 in the Indian Constitution deals with constitutional remedies that an Indian citizen can seek from Supreme Court of India. ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, हाई कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ हर his fundamental rights. The same article gives the Supreme Court power to issue writs for the enforcement of rights, whereas the High Court has the same power under Article 226. यानी 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के तहत ही रिट ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस कहते हैं एन ऑर्डिनेंस इज अ डिक्री और लॉ प्रोमुलगेटेड बाय अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑर्डिनेंस होता है जो भी कुछ ऑर्डर या लॉ पास करना हो या फिर इन्फोर्स करना हो, लागू करना हो, तो ये जो लागू होता है ऑर्डिनेंस वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। व्हेन द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और ये लेजिस्लेटर और या पार्लियामेंट सेशन जब ना हो उस वक्त ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है। आर्टिकल 123 ऑफ द COI Constitution of India authorizes the President to issue ordinance during the Parliament's break. ये 123 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट जब ब्रेक में हो तो ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। आर्टिकल 213 empowers governors to issue ordinance when the legislature is not session. आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट ब्रेक में हो, पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा हो, उस वक्त ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। गवर्नर्स जो है ना, लेजिस्लेचर जब सेशन ना हो, लेजिस्लेटर सेशन जब नहीं चल रहा हो, तो आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस कहते हैं एक ऐसा लॉ जो लागू किया जाता हो स्टेट या गवर्नमेंट की तरफ से जब लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट सेशन ना हो। तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा डिक्री में, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। जब भी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट पास कर सकता है। रिट एक ऑर्डर होता है जो फंडामेंटल राइट को लागू करने का ऑर्डर होता है, इसलिए रिट करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following dams is located on the महानदी रिवर? महानदी रिवर पे इनमें से कौन से डैम जो है ना लोकेटेड है? हीराकुंड डैम,
दूधवा डैम, घुमारा पादर डैम। मोर देन वन ऑफ दी above, नन ऑफ दी above। दोस्तों महानदी रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट। महानदी रिवर लार्जेस्ट स्टेट ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी रवि है, महानदी नदी है, रिवर है, और ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया का। गोदावरी और कृष्णा के बाद सबसे बड़ी नदी महानदी है। ये कहां से बहती है? अ प्लेस नियर सिहावा नियर रायपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ये बहती है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये दो स्टेट से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन 2018। अगर पूछा जाए कि महानदी वाटर ट्राइब्यूनल कब कंस्टिट्यूट किया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब बनाया था, तो वो 2018 में बनाया था। मेजर डैम्स प्रोजेक्ट ऑन महानदी, ये इसी से रिलेटेड सवाल है। हीराकुंड डैम, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। सबसे लंबी डैम जो ना हीराकुंड डैम इसी नदी महानदी पर ही है। इसके अलावा रविशंकर सागर, दूधवा रिजर्वायर, सुंदूर रिजर्वायर, हसदेव बांगो, घुमारा पादर एंड टंडूला और अदर मेजर प्रोडक्ट्स ऑन महानदी। तो यहाँ पे हीराकुंड डैम ऑप्शन में है, ये भी आ गया। घुमारा पादर ऑप्शन में है, ये भी आ गया। और दूधवा रिजर्वायर ये भी आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन 2018, जैसे कि हमने पढ़ा। कुछ और रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, वेस्ट से ईस्ट बहती है, जैसे गोदावरी। गोदावरी originates in Triambakeshwar, Maharashtra. It follows in the states of Maharashtra, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha. It empties in the Bay of Bengal. ये महाराष्ट्र से चलकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है गोदावरी रिवर। जैसे वंशधारा रिवर, वंशधारा रिवर्स ये उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल चली जाती है। पेनार रिवर फॉलोस इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये पेनार रिवर भी जो है ना कर्नाटका से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल चली जाती है। दोस्तों क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन महानदी। महानदी में हीराकुंड डैम भी है, दूधवा डैम भी है, घुमारा पादर डैम भी है। सारा ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है, मोर ऑफ दी अबव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल अक्सा मॉस्क विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। रोम, इटली में तो नहीं है। रियाद, ये सऊदी में तो नहीं है, बल्कि जेरूसलम में। जेरूसलम करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ नेटो। इनमें से कौन सी कंट्री में नेटो का मेंबर है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। दोस्तों नेटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का फुल फॉर्म है, इज अ मिलिट्री अलायंस, यानी मिलिट्री अलायंस होता है एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, इसी के द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1949 को बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, several western European nations to provide collective security against Soviet Union. सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मिलिट्री अलायंस ट्रीटी एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। करंटली इसमें 32 मेंबर्स स्टेट है, यानी 32 कंट्रीज है। रिसेंटली ज्वाइन कंट्रीज में फिनलैंड जो ज्वाइन हुआ अप्रैल 4, 2023 को, स्वीडन जो ज्वाइन हुआ मार्च 7, 2024 को। इन्हीं दो कंट्री को मिला करके 32 कंट्रीज है, नहीं तो इससे पहले 30 कंट्रीज थे, अभी 32 है। मेंबर कंट्रीज इसमें बेल्जियम भी है,
कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये स्टार्टिंग कंट्रीज है, यहां से लेकर के जो ना जब इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त ये सारी कंट्रीज थी। इसके बाद जो ज्वाइन हुआ, ग्रीक, टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। ये 32 कंट्रीज है दोस्तों। इसमें बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्टेटमेंट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज एसोसिएटेड विथ, कथन जो है एक पृथ्वी एक फैमिली एक भविष्य, किसके साथ संबंध है? G7 के साथ, G20 के साथ या ब्रिक्स के साथ? दोस्तों इन G7, G20 या ब्रिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता हो कि G7 क्या है, G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है। G7 is an informal grouping consisting of कनाडा, जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, 7 कंट्री से मिलकर के ये इनफॉर्मल ग्रुप है, जो सबसे पहले 1975 को ऑरिजिनेट हुआ। और ऑरिजिनेट इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त ऑयल की कमी हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इसलिए ये ग्रुप बना था ताकि आपसी इकोनॉमिक और ऑयल शॉक्स को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बना था। इन 2024 द G7 समिट वाज हॉस्टेड बाय इटली एंड इन 2025 हॉस्टेड बाय कनाडा। कनाडा में अभी इस बार G7 हुआ था। G20 summit is an intergovernmental forum for international economic cooperation established in 1999। 1999 में ये G20 कायम हुआ था और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, एक इकोनॉमिक इश्यूज पे काम करने के लिए ये ग्रुप बना था। G20 कंट्री में कंप्राइजेस 19 कंट्रीज, अभी इसमें 19 कंट्री है। ये मत सोचिए कि अगर G20 है इसका मतलब 20 कंट्री होगा, नहीं, बल्कि अभी करेंटली इसमें 19 कंट्रीज ही है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, the Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United States, the United Kingdom, the United States, the European Union. Although the initial focus on the group of 20 was primarily on global microeconomic issues, हालांकि पहले जब कायम हुआ था या G20 बना था उस वक्त जो उसका पर्पस था सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड था, बट अभी ये जो इसका पर्पस है थोड़ा सा और ब्रॉड हो चुका है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी ये लोग बात करते हैं, विच वेर द रीजन फॉर इट्स जेनेसिस। इट्स एजेंडा हैज बीन ब्रॉडेड टू कवर कंसर्न्स लाइक ट्रेड। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही उनका पहला मकसद था, बट अभी उनका जो मकसद है थोड़ा सा और ब्रॉड होकर के अभी ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन, इन सारे टॉपिक्स को रिलेटेड से भी वो लोग डिस्कस करते हैं और इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स इज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 कंट्रीज, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, United Arab Emirates. Purpose: international terrorism, climate change, food, energy security, international economic and financial situation, reform of the Bretton Woods institution, trade and protection and WTO। ये सारे टॉपिक्स पे ब्रिक्स वाले काम करते हैं। अभी न्यूज़ ये भी है कि इस पे 11th कंट्री भी शामिल हो गई है। तो इसको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्रीज है, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। तो 11 कंट्रीज कौन सा है, 11वां कंट्री कौन सा है, इसको जरूर आप लोग सर्च करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।
क्वेश्चन ये है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो दोस्तों ये G20 से रिलेटेड है। इसका जो होस्ट हुआ था 2023 में इंडिया ने किया था। ये याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is correct regarding Quad? Quad is a strategic forum of four nations: India, US, Japan, and Australia. Its genesis was in 2004. The intention was to enhance maritime cooperation among the four nations. Quad क्या है दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। Also known as the Quadrilateral Security Dialogue or simply the Quad is a strategic forum comprising four countries: the United States, Japan, India and Australia. तो इसलिए इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। Four countries share a common interest in maintaining a free, open Indo-Pacific, promoting democracy, human rights, rule of law, countering China's expanding influence in the region. 2007, the Quad was initially formed in 2007 during an informal meeting of leaders from Association of Southeast Asian Nations. It was Japanese Prime Minister Shinzo Abe who first proposed the idea of creating the Quad. यानी शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर जो ऑफ जापान ही ने सबसे पहले क्वाड क्रिएट करने का आइडिया प्रपोज किया था। Quad has held several meetings at ministerial and leaders level to discuss issues such as maritime security, infrastructure development, and supply chain resilience. India, Japan, USA, and Australia held the first Quad talks in Manila ahead of Asian Summit 2017. दोस्तों इसलिए जो ये ऑप्शन है ये सही है और सी ऑप्शन भी सही है। द इंटेंशन वाज टू इनहांस मेरीटाइम कॉपरेशन अमंग द फोर नेशन, मेरीटाइम कॉपरेशन भी है, इसलिए डी ऑप्शन ही सही होगा। ए सिर्फ गलत होगा, सी सिर्फ गलत होगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है मोर देन अबव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट। कहां पे ये प्रोफेसर था? पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट का ये प्रोफेसर था। किस यूनिवर्सिटी का? नालंदा, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला। कहां का प्रोफेसर था? तो ये तक्षशिला, 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 तक्षशिला का प्रोफेसर था। करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is correct about 1781 revolt in Bihar? It was an uprising by zamindars. It was a revolt by farmers. The British were able to put down the revolt without too much trouble. तो दोस्तों 1781 रिवॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1781 रिवॉल्ट इन बिहार जो शुरू हुआ था अगस्त से लेकर के दिसंबर 1781 तक चला था, 1781 तक चला था। लोकेशन वेस्टर्न एंड साउदर्न बिहार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। इस रिजल्ट क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो कंपनी थी या हुकूमत थी वो जीत गई थी। ये किन लोगों के द्वारा किन के खिलाफ था? ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ था। कौन लोगों ने इसको चलाया था ये रिवोल्ट बिहार से? जमींदार्स और चीफ। जमींदार्स और चीफ। चीफ का मतलब लीडर्स ऑफ एनी कम्युनिटी होता है, या पंचायत का या गांव का जो लीडर्स होता है वो चीफ होता है। जमींदार जो उस वक्त जमीन बहुत सारे जमीनों का जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी वो लोग जो है ना इसको चलाया था। इनका जो कमांडर्स था, लीडर्स था, फतेह बहादुर शाही, राजा नारायण सिंह, राजा अकबर अली खान, महाराजा अजीत मौल।
इन इन जमींदारों के पास जो है ना स्ट्रेंथ भी होता था आर्मी का। तो 20,000 फतेह बहादुर शाही के अंडर था, 15,000 अंडर नारायण सिंह के था, 4,000 मुझ लोग मेन अंडर अकबर अली के अंडर 4,000 आर्मी था। दोस्तों ये था रिवोल्ट 1781 के बारे में। अब दोस्तों देखते हैं जमींदार ने शुरू किया था, ये ऑप्शन सही है। ब्रिटिश वेर एबल टू पुट डाउन द रिवोल्ट विदाउट टू मच ट्रबल, तो ये भी सही ऑप्शन है। इट वॉज रिवोल्ट बाय फार्मर्स, ये गलत है। ए बी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जीत हुई थी ब्रिटिश वालों की और इसको शुरू किया था जमींदार और चीफ लोगों ने, लीडर्स ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन कौन सा पड़ता है? एरिया लाइंग बिटवीन 66.66 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ पोल, area lying between 23 1/2 degree and 66 1/2 degree latitudes in both hemisphere, area lying between Antarctic circle and South Pole। क्या नॉर्थ पोल और जो 66.5 का जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है उसका बीच वाले एरिया को बोलते हैं, या फिर 23.5 एंड 66.5 लेटीट्यूड्स के बीच में जो हेमिस्फीयर है उसको, दोनों हेमिस्फीयर है उसको बोलते हैं, या फिर एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के दरमियान जो एरिया है उसको बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लेटीट्यूड के बारे में या फिर फ्रीजिड जोन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ये जो फ्रीजिड जोन है इसी के बारे में क्वेश्चन है, ये फ्रीजिड जोन और यहाँ पे जो नीचे फ्रीजिड जोन है, तो ये कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। और ये 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये इसके ऊपर वाला है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे जो है उसके नीचे वाला भाग है। तो इसलिए एरिया लाइंग बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये जो एरिया है क्या इसको बोलते हैं? बिल्कुल सही है, फ्रीजिड जोन इसको बोलते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये है, बोथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ टेम्परेचर जोन, इक्वेटर, तो इनका कहना है कि 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर तो ये होता है ये पूरा, जिसमें कैप्रिकॉर्न, साउथ टेम्परेचर जोन, टॉरेट जोन, ये सारा कुछ हेमिस्फीयर में आता है, तो ये पार्ट तो है नहीं। एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ये साउथ पोल है। तो ये वाला एरिया के बारे में बोल रहा है कि क्या ये फ्रीड जोन है? जी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन एंड सी ऑप्शन सही है, इसलिए जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नाउन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? कुमाऊं हिमालय, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय। अच्छा, आसाम हिमालय, सतलज एंड काली तो आसाम में है नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। सतलज एंड काली नेपाल से तो बेहतर नहीं है, इसलिए कुमाऊं ही सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एज पर 2011 सेंसस सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.6% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। वर्ल्ड्स एरिया का इंडिया के पास कितना परसेंट है? तो ये 2.4% है।
इसलिए ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान एज पर दी 2011 सेंसस सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख। ये ऑप्शन सही होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। वर्ल्ड्स एरिया का 2.4% इंडिया के पास है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया इज होम टू 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में रहता है। लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। यूपी चौथे स्थान पे आता है। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज यूपी। तो ये हो गया दोस्तों। ये हम लोगों का 30 क्वेश्चंस था। एक सेकंड, हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये पहली क्लास थी और हम लोगों की क्लास अभी हर दिन लगभग अगर एक दिन के बाद एक दिन जीएस की क्लास आएगी और उर्दू की क्लास भी, एक उर्दू की क्लास डेली उर्दू की क्लास होगी। और जो जीएस है वो डेली तो नहीं हो करके, बल्कि एक दिन के बाद एक दिन जो है ना इसकी क्लासेस होती रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।